हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल लेट मैथ में। आज हम लोग ये 5 मार्च के जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था उसे सॉल्व करेंगे और ये जब सीजीएल के पेपर खत्म करूंगा उसके बाद मैं अर्थमेटिक की क्लास शुरू करूंगा जो प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैं कराऊंगा। आपके सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वो क्लास बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च करूंगा मैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ इसे देखते रहिए। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सीएचएसएल या सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में आपको हेल्प बहुत करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ मैं। कुछ भी नई चीज़ें होती हैं उसे आपको सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर ये एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, ये एक्सपेंड किया जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलता हूं तो क्या होता है, ए क्यूब मतलब 8x क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा और फिर क्या होता है 3xy। 3xy मतलब होता है 3 और ये 2xy और उसके साथ साथ क्या आएगा 2x प्लस वाई, ये होता है। तो आप देखिए हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इससे मतलब है नहीं इन दोनों से कि एक्स स्क्वायर यहाँ दिखे नहीं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर नहीं बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, फिर 3 2 और 2 और y, तो 3 दूना 6 दूने 12 और y, यही इसका कोफिशिएंट होगा और ये इसका आंसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपसे कि अगर आप 1 सेकेंड, चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एक सुधीर ने इतने में लैपटॉप खरीदा और दूसरे में स्कैनर प्रिंटर खरीदा, एक को 10% लाभ पे लैपटॉप के बेचा और 5% लाभ पे स्कैनर पे बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें आपको सीधा सीधा एलिगेशन क्वेश्चन होता है। जब दो चीजें मिला के कोई तीसरी चीज कमाई जा रही हो, दो चीज मिला के तीसरी चीज बन रही हो परसेंटेज में, आप देख सकते हैं कि एक चीज ये है, एक चीज ये है, पहले पे लाभ इतना है, दूसरे पे लाभ इतना है और फिर कह रहा है कि टोटल लाभ कितना हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि पहली चीज पे लाभ कितना है 10% का, ठीक है, परसेंट लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी पे कितना है 5% का। जब ये दोनों मिलाएंगे तो एक लाभ बनकर तैयार होगा, दोनों का मिक्स, वो हमें पता नहीं, वही हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन ये हम पहली चीज मिलाए उसका क्रय मूल्य कितना था, ठीक है, 42,000,000 और दूसरी का क्रय मूल्य कितना था 8। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि रेशियो ये हो जाएगा, और काट दें इसको तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 21। समझ में आ रही बात, 21/4 रेशियो हो गया। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि ये जो x होता है वो एक तरफ से ज्यादा होता है, दूसरी तरफ से कम होता है, तो जाहिर सी बात है 10 तरफ से कम होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10 - x इक्वल टू कितना बचना चाहिए 4, और यहां से x माइनस, क्योंकि 5 से ज्यादा होगा, अपॉन कितना बचना चाहिए 21। इसको आप काट करके निकाल दिया, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ये 210 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बचेगा यहां से 21x बचे, सॉरी 210 माइनस 21x, फिर इधर क्या आ जाएगा 4x माइनस 20, करेक्ट। तो ये 230 और इधर बचेगा 25x बटे 25 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा, तो 25 9 125/5 यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग देख चुके हैं, 3 तो हमने बताया था, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है ये सारे सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा है कि AD की वैल्यू जो है आपको 2.5 दे रखी है और DB की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5। तो अगर मैं आपको छोटे और बड़े ट्रायंगल में वो निकालूं, लगाऊं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो छोटा ट्रायंगल कितना है 2.5, बड़ा ट्रायंगल कितना हो जाएगा 2.5 और 3.5 मिला के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करेक्ट। फिर छोटे ट्रायंगल की बात करूं, इसे x मान लूं, यहां पर EC की वैल्यू 4.2 दे रखी है उन्होंने, ठीक है। तो ऊपर छोटा ट्रायंगल x होगा, नीचे कितना हो x प्लस 4.2 हो जाएगा। आई बात समझ में। यहां से मैं निकालना चाहूं तो लिखा है 2.5x प्लस 2.5 इंटू 4.2 और यहां से हो जाएगा 6x, करेक्ट। इसको आप सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा 3.5x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4.2।
देखिए कैलकुलेशन काटना पीटना हमेशा बाद में रखा करिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें डायरेक्टली काटने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो काटेंगे बाद में इसको। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 35 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 42, ठीक है। फिर 0.5 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 5 छक्का 30 यानी कि 3 बन जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 हो जाती है और ये आपको 4 पॉइंट दो दे रखा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 7.2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था इसने, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इनको कराने की जरूरत इसे है नहीं। आप देख सकते हैं इसको क्या लिखा, 1/4 भाग को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 5, ठीक है। 4 से 4 कटेगा, 1 से -1 कट जाएगा, तो सीधा कितना बचेगा आंसर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। पहली बात इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा इसको बताऊंगा क्यों आता है, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी साल में अंतर 1 साल का हो, मतलब 3 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, तो रेट जो होता है वो रेट हमेशा ये होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, जो अमाउंट दिया दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कितना जाएगा 5, 5, 6, 6, दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन पहले वाली वैल्यू इनटू 100, ठीक, सॉरी ये 5 5 है 50, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली निकल आएगा आपका कितना आ जाएगा 10%। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ ये कहां से आता है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि अगर दोनों साल में अंतर 1 साल का है, एक 3 साल में दूसरा 4 साल में, अंतर कितना हो 1 साल का, रेट आपको निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस अपॉन पहले वाला अमाउंट इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्नीचर की दुकान पे ग्राहकों ने अंकित मूल्य पे इतना छूट देता है और फिर उससे 20% लाभ मिलता है। आपको चीज मैंने बताई थी कि 3 चीजें होती हैं हमेशा जब भी कोई चीज बेची जाती है, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे आप बनाते हो, मार्क प्राइस मतलब जो आप लिस्ट प्राइस कहते हो या फिर अंकित मूल्य कहते हो, और सेलिंग प्राइस जिस पे आप बेचते हो। भाई इसने कहा कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस आपको कितना है 1190, 11,900, ठीक है, 11,900 रुपये पे अगर मैं किसी चीज़ को बेचता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है 20% का। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज़ को बेचा गया तो उसका सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, जो अंकित मूल्य पे, मतलब यहां से हमने इसको 16% का क्या दिया, छूट दी। तो अगर अंकित मूल्य पे कितना छूट दूं 16%, यानी कि 100 में से कितना 16, तो 84/100 हो जाएगा। यहां से 100 काट सकते हैं, 84, तो 12 सते 84 और 12 दहम 110, करेक्ट, 17 सते, ठीक है। तो यहां से 17,000 डायरेक्टली आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। देखिए यूनिट डिजिट और बाकी सब चीजें तब लगाते हैं जब हमारा कैलकुलेशन हार्ड होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट और जो भी आपका जो मैंने डिजिटल सम बताया था उसमें हमेशा जब कैलकुलेशन आपको हार्ड लगे, अगर सिंपली कट रहा है तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 16 पुरुष, तो अगर 16 आदमी हो किसी काम को 8 दिन में, तो उतना काम होना चाहिए टोटल उसके पास। भाई 16 आदमी और 8 दिन तक काम करते हैं, फिर उसी काम को मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं, यानी कि 9 men प्लस 8 men, 9 men नहीं है, 8 men प्लस 9 women मिलकर कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं 10 दिन में। यहां से मैं आदमी और औरत का रेशियो निकाल सकता हूं, इसे 4 कर लूं, इसे 5 कर लूं, तो ये 64 हो जाएगा, 64 m, यहां पर कितना हो जाएगा 40 m और प्लस 45 वेमेन, या हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 men इज इक्वल टू 45 वेमेन आ जाएगा। यहां से और मैं इसे काट सकता हूं, ठीक है, 3 और 24, 15 3 45, यानी कि मैन और वीमेन का अगर रेशियो निकालूं तो कितना है 5/8, 15/8। ये जो रेशियो आता है इफिशिएंसी का होता है, यानी कि एक आदमी 15 काम कर सकता है और दूसरे औरत कितना काम कर सकती है 8 काम एक दिन में। तो पूछ रहा है कि 20 औरतें उसी काम को कितना दिनों पूरा करेंगे। अब मुझे बताइए कि अगर मैं पहले बात करूं कितना काम था, 16 आदमी काम कर रहे थे और एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा था 15 काम, ठीक है। टोटल काम ये था भाई 16 × 15, क्योंकि 15 आदमी की इफिशिएंसी है 8। अब कह रहा औरत, कितनी औरतें हैं 20 औरतें, इफिशिएंसी कितनी है 8, कितने दिन लगे हमने डी मान लिया, ठीक है। इससे इसका कट गया, 4 × 16, 4 × 5 20, 5 × 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन
अगर आपको देखने को मिलता तो सीधा आपको समझ में आना कि क्वेश्चन होगा क्या। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस क्वेश्चन को बात करता हूं कि हमेशा वैल्यू डाल के पुट कीजिए। ठीक है, वैल्यू डाल के क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे अगर मैं पहले मान लेता हूं कि C और D को मैं 0 मान लेता हूं। ठीक है, अगर C D को 0 मानता हूं तो यहां से क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आना चाहिए, 4ab। तो 4ab किस में बन रहा है, एक तो इसमें बन रहा है, दूसरा इसमें बन रहा है, इस वाले में। बाकी ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गए, ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक बार हमने इसको ओपन किया, अब हम करते हैं एक बार हम किसको किसको कर लें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कोई दूसरा वेरिएबल मान लें, अगर हम दूसरा वेरिएबल कोई भी मान लें, किसी भी चीज को दूसरा वेरिएबल मान लीजिए आप। ठीक है, अगर मैं BC को 0 मान लेता हूं, अगर मैं BC को 0 मान लूं तो a माइनस डी का होल स्क्वायर और a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए, सॉरी a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर -4ad आना चाहिए। तो -4ad किस में बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं बन रहा। तो आंसर यहां से डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 5 लड़कों की औसत कितनी है, 175। यानी कि मैं कह रहा हूं 5 लोग थे और सबका औसत कितना है, 175। यानी कि एक हर आदमी के पास 175 सेंटीमीटर की हाइट है। एक छठा आदमी आया, उसमें शामिल हुआ 6th वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि वो सभी जो औसत था वो 1 से बढ़ गया, यानी कि सबका औसत कितना हो गया, 176। तो इसका भी 176 होगा। साथ ही साथ इसने क्या किया, हर एक बंदे का औसत कितना बढ़ा दिया, 1 से। तो कितने टोटल थे, 5 थे। अगर 5 बढ़ाए तो टोटल 5 बढ़ा, यानी कि 176 अपने पास तो लेके आया होगा, साथ 5 और लेके आया इन सबको देने के लिए। तो कितना होगा, 176 प्लस 5 181। ये क्वेश्चन आपको पता है कि tan 60 और सबकी वैल्यू डायरेक्टली आपको पता होती है, तो इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की और ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 3 बन जाएगा। sin 91 होता है, अंडर रूट लगाए 4 होगा तो यहाँ से बचेगा 2, और इसका मतलब होता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 - 2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में भी देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ठीक है, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत हार्ड है। सबसे पहले लग रहा है कि 2 स्टेशन पे आपको A और B हैं। एक गाड़ी A से चलना शुरू करती है 6 बजे, ठीक है, और दूसरी 6:20 पे चलना शुरू करती है। जो इधर से चलती है इसकी स्पीड कितनी है, 48 km/h, और इधर से जो चलती है उसकी स्पीड है 55 km/h। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 428 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि ये एक दूसरे बढ़ती है ट्रेन किस आपस में किस टाइम मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का होता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब हम हमेशा एक टाइम पे स्टार्ट करें, जब दोनों का टाइम हमेशा इक्वल रखें। मतलब अगर मैं इससे काम शुरू कर रहा हूं तो आप भी काम शुरू कीजिए, तभी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अब ये कह रहा 6:20 पे चला और ये कह रहा 6 चला, तो मैं पहले ऐसा करता हूं कि 6:20 पर, मतलब इसको यहां से चला होगा 6:20 यहां हुआ होगा मान लिया, तो 6:20 पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली भाई, 48 कवर करता है 1 घंटे में, 48 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 20 मिनट पे कितना कवर करेगा, 1/3, क्योंकि 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो इसका मतलब 1/3 डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 16, यानी कि 16 किलोमीटर इसने कवर कर ली। अगर 16 किलोमीटर कवर कर ली तो यहां से कितना बचा, 412 किलोमीटर। अब 6:20 पे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, डिस्टेंस कितनी बची, 412, डिस्टेंस कितनी है 412, और स्पीड कितनी होगी कि एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है, रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है अगर दोनों से अपोजिट चल रहे हैं। तो एक कितना है 48 और दूसरा कितना है 55। ठीक है, अगर मैं 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 8 5 13 5 4 9 3। ठीक है, इतनी स्पीड हो जाएगी। इसको कट करते हैं, 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 6:20 के बाद ये 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो अगर 4 घंटे बाद मिलेंगे तो 6:20 के बाद 4 घंटे कहाँ पे होंगे, 10:20 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर वही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। किसी भी चीज में आपको पता है किसी चीज की कॉस्ट होती है, फिर जो उस पर आप जो खपत करते हो कंजप्शन होती है। ठीक है, कंजप्शन, और उसके बाद जो भी बचता है वो एक्सपेंडिचर होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर चीनी की कॉस्ट में कितनी वृद्धि हो जाए, या कॉस्ट की बजाय प्राइस कर ली, ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, प्राइस, अगर मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ की 20% वृद्धि होगी, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 6 रुपये।
और ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो अगर मैं क्या करूं, यहां इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां भी एक्सपेंडिचर 30 होगा, यहां भी एक्सपेंडिचर 30 होगा, दोनों सेम है, करेक्ट। तो ये क्यों किया जाता है, हमेशा रेशियो को उल्टा इसलिए कर देते हैं ताकि हमें ये समझ में आता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो कितना कम हो गया, पहले 6 था 5 हो गया, कितना कम हुआ, 1 कितने में, 6 में, 1/6 करते हैं 100 का मतलब कितना हो गया, 16.2/3%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी। सबसे पहले एक चीज देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले बता दूं। किसी भी अगर पॉइंट से आप किसी सर्किल पे टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं, दैट्स इट, ठीक है, बस इसी चीज कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर AP की वैल्यू 6 है, AP की वैल्यू आपको मैंने 6 दे रखी है और PT की वैल्यू आपको मैंने दे रखी है 10। तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 10 ये 6 तो ये 8 हो जाएगी। अच्छा ये 8 हो जाएगी तो अब देखिए ये AT और ये दोनों क्या है, टेंजेंट है इस पे, तो ये दोनों बराबर होंगी। फिर उसके बाद क्या, ये वाली इस पे टेंजेंट है तो इसके बराबर होगी, यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8, तीनों 8 बट होंगी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में मैंने पहले कहा था कि जब भी क्वेश्चन दिखे आपको एक काम करना है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में रोड 3 कहीं दिख रहा हो तो या तो ये 60 डालने पे फिक्स हो जाएगा या तो 30, आप थीटा की वैल्यू 30 डालिए या 60 डालिए, दोनों में से एक आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 30 डालेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 1/√3 नहीं होगा, 60 डाल के देखते हैं, 60 डालेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3 और यहाँ से कितना होता है 2/√3, cos 60 की वैल्यू 2/√3 होती, इसको करेंगे 2/√3 और यहाँ से 2/√3, यानी कि हमने थीटा की वैल्यू 60 मान के बिल्कुल सही किया है। अब थीटा की वैल्यू 60 दे दी है तो आप यहाँ पर पुट करिए, 2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा √3, cos 60 कितनी होती है 1/√3 और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये कटेगा, ऊपर कितना है 2√3 1/2 और नीचे से कितना आया 2, ठीक है, नहीं सॉरी 3 हो गया। तो अब इसको वही सॉल्व किया है, ये हो जाएगा नीचे की तरफ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4√3 - 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर था। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है जिसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। एक त्रिभुज के कोण आपके इस रेशियो में दिए हैं, इस रेशियो में दिए हैं तो 4 2 7 यानी कि 9 रेशियो टोटल दिया है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 180 डिग्री होगी या नहीं होगी भाई, टोटल मिला के 180 होता है तो टोटल क्या है 9 है, 9 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20 डिग्री के बराबर, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा 2, तो एक की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40। इस क्वेश्चन को मैंने लाख बार बताया है कि जब भी माइनस से माइनस पे क्यूब में जाना हो तो क्या होता है, जो यहाँ होता है k होता है तो k³ + 3k, माइनस से माइनस में जाएंगे तो k³ का मतलब होता है 11 का क्यूब प्लस 3 × 11, बस चक्कर यह है कि 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, वो होता है 13 31, ठीक है, ये 33 हो गया तो 13 64 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एंगल आपको दे रखा है, ये पूछा है, आपको पता है किसी भी सर्किल में क्या होता है कि अगर मैं एक जगह से 2 एंगल बनाऊं तो सेम होते हैं, वही चीज तो है, ठीक है। तो ये भी अगर एंगल बराबर ये तो एंगल भी है, अगर 58 है दूसरा भी 58 ही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिख जाए cos 90 कहीं भी मल्टीप्लीकेशन तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, अगर एक चीज में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक निश्चित राशि सुनीता अमिता इसमें आप में बांटी गई, ठीक है, और विभा को इतना रुपया मिला, मतलब ये कह रहा है कि अगर 3 आदमी हैं सुनीता अमित और विभा इस रेशियो में बांटे, अब मैं कह रहा हूँ विभा को कितना रेस मिला 4, यानी कि और ये कह रहे हैं इतना पैसा मिला, यानी कि मैं 4 रुपए की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू कह सकता हूँ किसके बराबर है 416 के बराबर। तो मैं 1 रुपए की बात करूँ, मतलब 1 यूनिट की बात करूँ तो क्या कर सकता हूँ 14,416/4, टोटल पूछा है, टोटल कितना है 4 3 7 2 9, करेक्ट, 9 की वैल्यू पूछी है, करेक्ट भाई, 1 की वैल्यू निकाल दें 9 की वैल्यू निकाल ली। एक तो तरीका ये था, अब इसको सॉल्व करके सॉल्व कीजिए,
लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैंने डिजिटल सम पढ़ाया कि किसी भी चीज़ को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो सारी चीज़ का डिजिटल सम 9 हो जाएगा, उस पूरे चीज़ का डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे ये क्या है, टोटल 9 दिया है। ठीक है, यहां से भी आप डिजिटल सम निकाल के देखिए, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। मैं देख रहा हूं टोटल 9 है, यानी कि जो भी चीज़ होगी वो 9 डिजिटल सम होना ही चाहिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन है ऑप्शन डी जिसका डिजिटल सम 9 है, ये नहीं है, 4 3 6 नहीं है, 6 4 नहीं हो सकता, और 6 2 8 1 9 और 10 नहीं हो सकता। एक ही है, देख लीजिए 3 2 5 4 9 और 6 3 9। ठीक, डिजिटल सम 9 आपको दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ये भी कैलकुलेशन करने में आपको 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ मुश्किल से 2 सेकंड का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, 24। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अब इजी है। इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर रखिए जहां पर 8 से विभाजित हो सके। बड़ा सा नंबर रखा है। पहली बात देखिए, 0 रखेंगे। 0 आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होती है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो ये बन जाएगा 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं तो ये 8 से डिविजिबल है, ये भी हो सकता है। अगर मैं 9 रखूं, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 9 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 8, और ये भी 8 से डिविजिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर रखना है जिससे 8 से डिविजिबल है। तो हमें बड़ा नंबर, जब तीनों डिविजिबल हैं, सबसे बड़ा वाला चूज कर लो जिसमें 8 है, तो वही इसका आंसर था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फिफ्थ पार्ट, वो जो फिफ्थ शिफ्ट थी, उस फिफ्थ मार्च का 3rd शिफ्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं इसके 3-4 जो सेट बचे हैं, 5-6 सेट, उसको मैं करा दूं। उसके बाद में फिर अर्थमेटिक और एडवांस में जो भी आप कहेंगे उसकी क्लास शुरू कराऊंगा, और प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे भी आप अब ये नहीं कह सकता कि मैं अभी तुरंत सब कुछ करा दूंगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है, जो भी आप अगले एग्जाम्स देने वाले होंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा वहाँ से। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपका एक काम है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए प्लीज़। ठीक है, बस इतना ही चाहता हूँ आपसे, बाकी मैं अपनी पूरी मेहनत करता रहूँगा और आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा सा ये जब लॉकडाउन वाला सिस्टम खत्म हो जाए तो एक मैं प्रॉपर में क्लासेस थोड़ा सा और अरेंज करूँ मैं, ताकि मैं आपके लिए क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँ। ठीक है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नई क्लास में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।